देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं देश के नंबर 1 बुलेटिन, देश का बुलेटिन की। सवाल ये कि सुशांत की मर्डर मिस्ट्री है क्या, कमरा लॉक करने की थ्योरी क्या है। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशते हुए जब TV9 भारतवर्ष ने सुशांत के पूर्व पर्सनल असिस्टेंट साबिर अहमद से बातचीत की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। मुंबई पुलिस की तमाम थ्योरी जो है वो यहाँ पर ध्वस्त होती नजर आई और कई सारे सवाल हैं जो उसके बाद खड़े होने लगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। रिया के आते ही सुशांत की जिंदगी बदल गई, लेकिन ये बदलाव उनके भले के लिए नहीं था। जैसे जैसे रिया की पैठ सुशांत के घर में बढ़ी, वैसे वैसे सब कुछ बदलता गया। TV9 भारतवर्ष ने सुशांत के पूर्व पर्सनल असिस्टेंट साबिर अहमद से बात की तो उसने खुलकर सच्चाई बयां कर दी। क्यों छोड़ा, क्यों आपने? छोड़ा नहीं था, मतलब मैं छुट्टी आया, घर आया था मैं। हाँ। जैसे वापस फिर जाना चाहा तो नहीं हो पाया वहाँ पे वो रिया नहीं ले रही थी करके, पुराना स्टाफ न्यू स्टाफ ले रही थी। नहीं तो सुशांत जी से आपकी बात नहीं हुई जब आप नहीं बात नहीं हुई, क्योंकि वो अगर पहले हम लोग अगर स्टाफ को भी बोलते थे सर को फोन दो बात करने को, पहले कर पाता था, लेकिन उसके बाद स्टाफ भी पाते थे जो भी घर पे भी रहते थे सब। वैसे सुने में है कि वो वहाँ पे रिया ही हैंडल कर रही थी सब कुछ, तो जो भी है रिया से बात करना है कुछ करना है। तो फिर उन लोग ने बात किया तो बोला कि नहीं लेगी करके, कि पुराना स्टाफ किसी को नहीं रखना है, जितने भी है नया रखेंगे करके, वो अपने हिसाब से भर रही थी। साबिर की बातों से तो यही लगता है कि रिया पूरी तरह से सुशांत को कब्जे में ले चुकी थी, इस हद तक कि उन्हें मामूली फैसले लेने की छूट भी नहीं दे रही थी। जब आपकी नौकरी चली गई, हाँ, तो आपने सुशांत जी से संपर्क नहीं किया क्योंकि आपको इतना जानते थे? नहीं, उनसे नहीं हो पा रहा था। अच्छा। क्योंकि उनसे नहीं हो पा रहा था, हमको नहीं मिल पा रहे थे उनसे, ना कांटेक्ट हो पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा था। साबिर कमरा बंद कर सुसाइड करने की थ्योरी को भी खारिज कर रहे हैं। कमरा बंद करके गए, लेट गए, तो ये थोड़ा सा बताइए, मतलब कैसे रहते थे जब आप रह रहे थे? नहीं, जब भी कमरा विमरा तो कभी लॉक नहीं करते थे वो, मतलब डोर कभी लॉक नहीं करते थे अगर अंदर सोए हुए भी रहे। क्योंकि अगर मैं बाहर सोया रहता तो हॉल में रहता था मैं, तो अगर बेडरूम पे सो रहे थे तभी डोर खुल के, मतलब लॉक नहीं करते थे, सिर्फ बंद करके सो जाते थे, क्योंकि उनको उठाना पड़ता था हम लोग को शूट के लिए। यकीनन CBI अब साबिर और उनके जैसे सुशांत को करीब से जानने वालों के पास पहुंचेगी। इसके बाद मुमकिन है कि ऐसे कई राज बेपर्दा होंगे जो रिया के खिलाफ जाने वाले हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके पुराने पीए अंकित आचार्य ने भी बेहद गंभीर दावे किए हैं। अंकित का यह दावा है कि सुशांत की हत्या हुई है और यह हत्या उन्हीं के कुत्ते के पट्टे से गला घोट कर की गई है। 100 सेकेंड में यह खबर भी आपको दिखाते हैं। अंकित आचार्य, सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व पीए, ये वो शख्स हैं जो कभी साए की तरह सुशांत के आसपास रहते थे, उनकी हर नापसंद पसंद को जानते थे, उनके हर व्यवहार से पूरी तरह वाकिफ थे। उन्हीं अंकित आचार्य ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कई ऐसे खुलासे किए हैं जो न सिर्फ हैरान करने वाले हैं बल्कि सुशांत केस की पूरी जांच में बेहद अहम साबित हो सकते हैं। अंकित आचार्य सुसाइड की पूरी थ्योरी को खारिज करते हैं और सीधे सीधे सुशांत की हत्या का आरोप लगाते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से किया एक इन्वेस्टिगेशन। मैंने मेरे मोबाइल में खुद फोटो है उनका डेड बॉडी का, तो उनका एक वो कपड़े का जो निशान होता है, ग्रीन कलर का कपड़ा का निशान, वो नहीं था। तो वो जो उनके जो फर्स्ट जो प्रिय डॉग है, उनके जो बेल्ट थे रेड कलर का, तो वो बेल्ट का ही निशान है, जो बक्कल होता है उनका लोहे का, तो यहाँ गोल सा निशान है उनका। वो ही मैं देख के बोलता ऑब्वियसली ये गला घोट के मारा गया है। अंकित ने सुशांत के साथ 2017 से 2019 तक काम किया, लेकिन 2019 में जैसे ही रिया सुशांत की जिंदगी में आई वैसे ही सुशांत का व्यवहार बदलने लगा। सुशांत सिंह का पूरा स्टाफ बदल दिया गया, उनमें अंकित भी शामिल थे। तो कभी दरवाज़ा बंद नहीं करते वो, कभी दरवाज़ा अंदर से कभी बंद नहीं करते वो, क्योंकि मैं जानता हूँ उनके साथ मैं साल काम करते आ रहा हूँ। वो दरवाज़ा कभी रूम मतलब लॉक करते नहीं थे। मर्डर ही है,
ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। एकदम मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी कातिल पकड़ा जाए। मुंबई पुलिस ने अंकित की बातों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, शायद इसीलिए क्योंकि वे जो थ्योरी गढ़ना चाहते थे अंकित उस लाइन पर बात ही नहीं कर रहे हैं। अब नजर सीबीआई पर रहेगी कि एजेंसी केस सुलझाने में इनकी क्या मदद लेती है। सुशांत की डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। डायरी में ऐसा कौन सा राज छुपा है? सवाल ये भी क्यों रिया ये डायरी लेकर सामने आई और कहीं सुशांत की डायरी की जिस पन्ने को रिया अपने बचाव में लेकर आई खुद उसी की वजह से अब वो नहीं घिर जाएंगे। जरा देखिए रिया की डायरी का पूरा सच। क्या सुशांत और रिया के रिश्तों के राज एक डायरी से खुलेंगे? रिया ने दावा किया है कि बस यही एक सुशांत की संपत्ति है जो उनके पास है, डायरी का एक पन्ना। रिया ने दावा किया है कि उनके डायरी में सुशांत ने ये सारी बातें लिखी थी। ये लिखावट और इसमें लिखी एक एक बात सुशांत की ही है। अब देखिए इस डायरी में लिखा क्या है। सबसे ऊपर लिखा है ग्रेटिट्यूड लिस्ट, यानी वो चीजें जिसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, यानी मैं अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर लीलू इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में लीलू के लिए शुक्रगुजार हूँ। रिया का दावा है कि लीलू कोई और नहीं बल्कि रिया का भाई शौविक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर बेबू इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में बेबू के लिए शुक्रगुजार हूँ। रिया ने दावा किया है कि बेबू वही है। सुशांत ने प्यार से उनके लिए शब्द लिखे हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर सर इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में सर के लिए शुक्रगुजार हूँ। रिया के मुताबिक सर कोई और नहीं बल्कि उनके पिता हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर मैम इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में मैम के लिए शुक्रगुजार हूँ। रिया के मुताबिक मैम उनकी माँ है। आई एम ग्रेटफुल फॉर फज इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में फज के लिए शुक्रगुजार हूँ। फज सुशांत का डॉगी है। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट लव इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में इतने प्यार के लिए शुक्रगुजार हूँ। जांच एजेंसियां डायरी के इस पन्ने की पड़ताल कर रही हैं। वहीं सुशांत के पिता के सिंह सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि सुशांत के पैसे पर रिया और उसके परिवार की नजर थी। रिया ने सुशांत को उनसे दूर कर दिया था। वहीं उन्होंने मुंबई पुलिस पर भी ठीक से जांच नहीं करने के आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज तेज हो गई है। कैलिफोर्निया में सुशांत के लिए बिलबोर्ड लगाया गया है। यह तस्वीर सुशांत की बहन श्वेता ने ट्वीट की है। इस पर लिखा है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। रिया अपने बचाव में एक डायरी का पन्ना लेकर आई। वो जाहिर करने की कोशिश कर रही हैं कि सुशांत उससे और उसके परिवार को दिलो जान से चाहते थे। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि उस डायरी के पन्ने में ऐसा क्या था जो रिया पर अब उल्टा पड़ सकता है, वो भारी पड़ सकता है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल ये ग्रेटिट्यूड लिस्ट है जिसके बारे में रिया का यह दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने मेरे पीछे जो ये लिस्ट है ये उनके लिए लिखी थी। लेकिन यहां पर कई सारे सवाल हैं और कई सारी ऐसी बातें जो रिया पर उल्टी जा रही हैं। अब वो क्या है वो हम आपको सवाल दिखाते हैं। पहला सवाल यह है कि 34 साल के सुशांत अपनी जिंदगी में सिर्फ रिया और उसके परिवार के तमाम लोगों के लिए आभारी क्यों है? यानी इतनी लंबी जिंदगी उनकी थी, इसमें केवल उन पर आभारी क्यों थे? क्या इस पन्ने में ऐसा नहीं लगता कि सुशांत रिया के प्यार से ज्यादा उसके परिवार की गिरफ्त में थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति उनके बारे में बात कर रहा है। रिश्ते बिगड़ चुके थे तो सुशांत की डायरी के इस पन्ने को फाड़कर आखिर रिया ले क्यों गई थी? यह भी बड़ा सवाल है। चौथा सवाल अगर हम बात करें, 3 सवाल हमने आपको दिखाए। क्या सुशांत के साथ कुछ गलत कर रहे रिया को अंदाजा था कि डायरी का यह पन्ना जो है ये उनके काम आ सकता है, जैसा कि यहां पर वो लेकर आई और साबित कर रही हैं। पांचवा सवाल, जब सुशांत का रिया और उसके पूरे परिवार पर इतना भरोसा था तो अचानक से यह भरोसा जो है वो क्यों टूटा, इसकी वजह क्या थी? छठा सवाल, अगर सुशांत रिया और उसके परिवार से इस हद तक प्रेम करते थे तो उन्हें छोड़कर रिया वहां से गई क्यों? यह भी बड़ा सवाल है। और आखिरी सवाल, अगर सुशांत अपनी जिंदगी को लेकर आभारी थे, उनकी जिंदगी में प्यार ही प्यार था, तो ऐसा व्यक्ति सुसाइड क्यों करेगा? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब आपको बता दें, ये तो रही बात सुशांत को लेकर, लेकिन इन सब के बीच में दिशा के मर्डर केस को लेकर भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि वो न्यूड अवस्था में अस्पताल पहुंचाई गई थी। इस खुलासे ने साजिश को और ज्यादा गहरा कर दिया है। इन दिनों देश में सुशांत की मौत का राज सबसे ज्यादा गहराया हुआ है। सोशल मीडिया पर सुशांत के मौत के तार उनके पूर्व मैनेजर दिशा सालियान से जोड़े जा रहे हैं। और अब जो नई बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। ये है दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को गौर से देखेंगे तो इस पर साफ साफ लिखा है कि जब पोस्टमार्टम के लिए दिशा की बॉडी पहुंची तो उस पर कपड़े नहीं थे। दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई सवाल खड़े कर रही है। क्या दिशा ने सुसाइड किया था? क्या दिशा ने न्यूड हालत में ही छत से छलांग लगा दी थी? या फिर इस बात में सच्चाई है जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे कह रहे हैं
कि दिशा का पहले रेप और फिर मर्डर हुआ। ऐसा जवान लड़के लोग को लेके जाके पार्टी में उसको मारना और बलात्कार करके एडमिट करना, मगर ये छुपा नहीं सकते। फिलहाल दिशा का नया वीडियो सामने आया है। इसमें वो काफी खुश दिखाई दे रही हैं। ये दिशा का आखिरी वीडियो है। ये वीडियो 8 जून का बताया जा रहा है, जिसे दिशा ने अपने दोस्तों को भेजा था, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर दिशा के साथ असल में हुआ क्या था। वहीं रिया चक्रवर्ती की याचिका पर आज सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया। सुशांत के पिता ने रिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने गवाहों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। वहीं ईडी सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच के दौरान रिया के खातों में 15 करोड़ नहीं मिले हैं, लेकिन ईडी सूत्रों का मानना है कि इसका मतलब पैसे कहीं और भी ट्रांसफर हुए। सुशांत के जिन जिन बैंकों में खाते थे, वहां के बैंक कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। जबकि ईडी ने आज रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। कल बिना दस्तावेजों के ही शोविक और रिया ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। वहीं रिया के माता पिता को भी ईडी सोमवार को बुला सकती है। वहीं गलवान के उत्तर में डेप्सांग के मैदानी इलाकों से सैनिक हटाने को लेकर भारत और चीन के बीच शनिवार को मेजर जनरल स्तरीय बातचीत हुई। इस बातचीत में भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। भारत ने साफ कह दिया कि चीनी सैनिक फिंगर 5 से फिंगर 8 तक हट जाएं। और 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं क्या हुआ जब यहां पर छठे दौर की बातचीत मेजर जनरल लेवल पे हुई। भारत अपने फैसले पर अडिग। चीन के लिए हिंदुस्तान ही काफी। ड्रैगन को पीछे हटना ही होगा। यूरोप ने लगा दी मुहर। चीन नहीं माना तो भुगतेगा अंजाम। मीटिंग चाहे जितनी भी हो, बातें चाहे कितनी भी हो, यह हिंदुस्तान का फैसला है। यह हिंद की फौज का जलवा है। बीजिंग के लाल सुल्तान खबरदार, ये नया हिंदुस्तान है। फौज वही है, जोश वही है, बस इस बार रणनीति अलग है। इस बार सिर्फ बातें नहीं होंगी। इस बार खंजर हिंदुस्तान की पीठ पर नहीं होगा, बल्कि आमने सामने भीषण रण होगा। रण ऐसा होगा कि आग उगलने वाले ड्रैगन का सर्वनाश होगा। पहले चीन ने फिंगर एरिया छोड़ने की बात कही, लेकिन सूत्रों की माने तो चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान घाटी और अन्य तनाव वाली जगहों से सैनिकों को वापस बुला लिया है। लेकिन अब भी ड्रैगन के पालतू लकड़बग्घे पेंगोंग सो, गोगरा और डेप्सांग में डटे हुए हैं। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव कम करने के लिए लगातार बातचीत जारी है। मेजर जनरल लेवल की 6वीं बातचीत हो चुकी है और भारत ने अब अपना फैसला सुना दिया है। फैसला है कि चीनी पूरी तरह से पीछे हटे, यानी चीनी सैनिक फिंगर 5 से फिंगर 8 तक से हट जाएं, तब ही बात आगे होगी। यूरोपीय फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज यानी EFSAS ने एक समीक्षा में कहा है 2017 में डोकलाम की तरह ड्रैगन की आक्रामकता के खिलाफ हिंदुस्तान की ओर से दिखाए गए दृढ़ता और संकल्प ने चीन को हैरान कर दिया है। मतलब साफ है कि चीन ये जान ले कि उससे निपटने के लिए हिंदुस्तान अकेले भी काफी है। आज अब पहली बार 8 खूनी चीनी कमांडर्स को देखेंगे। वो कमांडर जिन्होंने गलवान वाली बड़ी साजिश रची थी, जिनके कहने पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी। ये रिपोर्ट जरा देखिए और ड्रैगन के गंदे मंसूबों को बारीकी समझिए। ये वो तस्वीरें हैं जो हिंदुस्तान और चीन के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गईं। ये वो तस्वीरें हैं जो ना तो चीन भुला पाएगा और ना ही हिंदुस्तान। चीन गलवान में अपनी गर्दन तुड़वा चुका है। इस हिंसक झड़प में भारत के 30 जवान शहीद हुए थे, जबकि भारतीय शूरवीरों ने चीन के 43 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और पहली बार चीनी सेना के उन कायर जनरलों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनका दिमाग गलवान वाली साजिश के पीछे था। ये है चीनी सेना के वो 8 कायर जनरल जिन्होंने गलवान में साजिश रची थी, जिनके इशारे पर चीन की बुज़दिल सेना गलवान में घुसपैठ कर रही थी। चीनी सेना के ज्यादातर कमांडर शी जिनपिंग की पार्टी से जुड़े हैं। अब इन सभी का नाम भी जान लीजिए। जनरल झाओ जोंक्री, वेस्टर्न थिएटर कमांडर। लेफ्टिनेंट जनरल शू केलिंग, कमांडर PLA ग्राउंड फोर्स। लेफ्टिनेंट जनरल वोंग क्विंग, कमांडर PLA एयर फोर्स। लेफ्टिनेंट जनरल हाई जियांग वोंग, कमांडर तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। लेफ्टिनेंट जनरल लियू वोंगलोंग, कमांडर शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। मेजर जनरल लियू लिन, कमांडर साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। मेजर जनरल लियू गेपिंग, कमांडर क्विंग हाई मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। मेजर जनरल क्यू शिनयोंग, कमांडर सिचुआन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। यही है वो गलवान हिंसा के 8 चीनी कायर बुज़दिल जिन्होंने साजिश रची, घुसपैठ की और जब भारतीय सैनिकों ने उन पर करारा प्रहार किया
तब इन बुज़दिल जनरलों ने अपने सैनिकों का सम्मान तक नहीं किया, अपने मुल्क को ये तक नहीं बताया कि आखिर उनके कितने सैनिक मारे गए हैं। इन्होंने बॉर्डर पर बनने वाले सैनिकों के घर वालों से झूठ तक बोला। ये सभी कमांडर चीन के तानाशाह शी जिनपिंग से जुड़े हुए हैं और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करते हैं। चीन में आर्मी और पॉलिटिक्स का एक कॉकटेल सिर्फ धोखा देने के लिए जाना जाता है। उधर हिंदुस्तान ने किसी भी संभावित युद्ध की तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू कर दी हैं। अगला युद्ध जो है वो हिंदुस्तान रोबोटिक टेक्नोलॉजी से लड़ेगा। ऐसी तकनीक जो दुनिया के बड़े से बड़े देशों के पास तक नहीं है। हिंदुस्तान के तरकश में राफेल जैसी तूफानी ताकत तो पहले ही आ चुकी है। अब भारतीय सेना ऐसे मिशन पर काम कर रही है जिससे दुश्मन पल भर में ही नस्ल नाबूद हो जाएगा। हिंदुस्तान की सेना ऐसी एडवांस वॉर स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है जिससे दुश्मन की आंखों के सामने उसका चीर हरण होगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सेना जिन तकनीक पर स्टडी करने वाली है उनमें ड्रोन स्वॉर्म से लेकर रोबोटिक्स, लेजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथमिक वॉरफेयर तक शामिल है। इन वीडियोस को देखें, ये एनिमेटेड जरूर हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के पास ऐसी ही टेक्नोलॉजी होगी। भारत के पास ऐसी रोबोटिक टेक्नोलॉजी होगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम करेगी और मशीनें खुद ही दुश्मन की आहट भांप लेंगी, उसके तहत दुश्मन पर हमला करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस स्टडी का मकसद सेना के परंपरागत युद्ध क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ उसे नॉन काइनेटिक और नॉन कॉम्बैट वॉरफेयर के लिए तैयार करना है। कहते हैं आने वाले वक्त में कोई भी युद्ध टेक्नोलॉजी के सहारे लड़ा जाएगा और देश की मिलिट्री प्लानिंग भी ऐसी टेक्नोलॉजी के एक युद्ध मशीनरी में बदलने के इर्द गिर्द घूमेगी। बेरूत के धमाके ने लेबनान सरकार के लिए संकट को बढ़ा दिया है। आपको बता दें, इस धमाके के बाद लेबनान में संकट बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों को विदेश मंत्रालय पर कब्जा हो गया है। हालांकि इस सब के बीच में गृह मंत्री ने आदेश दिए हैं वहां के कि प्रदर्शनकारियों पर सख्ती न की जाए। आर्थिक बदहाली के बीच में दबाव में लेबनान की सरकार जो है वो इस वक्त है। आग है, धुआं है, तोड़फोड़ है, शोर है। पहले धमाका और अब प्रदर्शन का जोर है। ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की हैं। मंगलवार को हुए भीषण विस्फोट के विरोध में शनिवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। विरोध ऐसा कि लोग विदेश मंत्रालय में घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी की। कहीं आग के शोले तो कहीं पत्थरों के बरसने की आवाज। सड़क पर मानो जलजला आया हो। कोई इधर भाग रहा था तो कोई उधर। हिंसक हो चुके प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू में लाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार हजारों टन अमोनियम नाइट्रेट से हुए भीषण विस्फोट को रोकने में नाकाम रही। इससे पहले यहाँ पिछले साल अक्टूबर में सरकार विरोधी आंदोलन देखने को मिला था। उस वक्त लोग आर्थिक संकट और गिरती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। लेकिन इस बार ये प्रदर्शन ऐसा था कि बेकाबू प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस के पसीने छूट गए। आपको बता दें कि बेरूत बंदरगाह पर हुए भीषण धमाके में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बेरूत में भीषण विस्फोट के बाद दुनिया पीड़ितों की मदद के लिए दौड़ पड़ी है। फ्रांस, अमेरिका जैसे कई देशों की मदद यहाँ पहुँची है। फ्रांस समेत कई देशों ने मदद के लिए डॉक्टर्स की टीम, मेडिकल उपकरण और खाद्य सामग्री लेबनान भेजी है। पहले से बुरे दौर से गुजर रहे इस देश के हालात इस विस्फोट के बाद और भी बुरे हो चुके हैं। लेबनान पिछले 15 सालों से गृह युद्ध झेल रहा है और इस भयानक विस्फोट के बाद यहाँ के लोगों को और भी बुरी स्थिति से गुजरना पड़ेगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को भीषण विस्फोट के बाद शनिवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। इसके अलावा आपको बता दें, अगली खबर जो है वो बेरूत से जुड़ी हुई है, जहां पर धमाकों को 5 दिन बीत गए लेकिन अब तक 60 लोग गायब हैं। बेरूत की बर्बादी की तस्वीर के बीच रेस्क्यू जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है और इसी को लेकर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पिछले कई दशकों में किसी भी मुल्क ने इतनी बर्बादी नहीं झेली होगी। पिछले कई दशकों में किसी भी मुल्क में इतना विनाशकारी विस्फोट नहीं हुआ होगा। पिछले कई दशकों में चंद मिनटों ने किसी भी मुल्क को इतना नहीं दहलाया होगा जितना लेबनान दहल गया है। अब तक बेरूत में हुए धमाकों में 150 लोगों की मौत की खबर आई थी। बेरूत की तस्वीर बेशक 4 दिनों में न बदली हो,
लेकिन आंकड़े जरूर बदल गए हैं। बेरूत के रहने वाले 60 लोग कहां हैं, ये अब तक किसी को नहीं पता। बेरूत में मलबे का माउंट एवरेस्ट बन चुका है और इस माउंट एवरेस्ट के नीचे जाबाज रेस्क्यू टीम के लोग लगातार जान जोखिम में डालकर घुस रहे हैं, लेकिन 4 दिनों बाद भी उन 60 लोगों का पता नहीं चल पाया है। क्या वो 60 लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं या फिर 2 धमाकों ने उनका वजूद ही मिटा दिया है? लेकिन लेबनान ने अभी हार नहीं मानी है। पूरा लेबनान अभी दिन रात एक कर उन लोगों की तलाश में लगा हुआ है। बेरूत की बर्बादी की एक एक तस्वीर सिहरन पैदा कर रही है। बेरूत से आए एक एक वीडियो तबाही की इंतहा बयां कर रहे हैं। इंसान को पहली बार पता चला है कि धमाके इतने बड़े जख्म भी दे सकते हैं। बेरूत में धमाका किसी एटम बम से कम नहीं था। आसमान में मशरूम जैसा छल्ला बना और फिर क्या हुआ आज दुनिया के सामने है। बेरूत में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद अब भी जारी है। आधा खंडहर बन चुके बेरूत में सिर्फ यही दुआएं की जा रही हैं कि अब लाशों का अंबार न लगे और जिंदगी जल्द से जल्द पटरी पर लौट आए। और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर नया सियासी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने 20 विधायकों को गुजरात भेज दिया है। शनिवार को चार्टर्ड प्लेन से विधायक जो हैं वो गुजरात भेजे गए। बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार जो है वो पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी विधायकों पर दबाव बना रही है। तो कुल मिलाकर एक तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो राजस्थान से दिल्ली पहुंच रही हैं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत की सरकार पर दबाव है और तीसरी तरफ अब बीजेपी भी अपने विधायकों को संभालने में लगी, जो कहीं ना कहीं सियासी उलटफेर की तरफ संकेत करते हुए, दर्शाते हुए कि अभी राजस्थान की पॉलिटिक्स में ड्रामा जो है वो आपको और देखने को मिलेगा, ये तय है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने 20 विधायकों को गुजरात में शिफ्ट करवाया है और जिस तरीके से चार्टर्ड प्लेन में विधायक भेजे गए, ये कहीं ना कहीं अपने आप में यहां पर सियासी ड्रामे को दिखाते हुए हैं। राजस्थान में सियासी घमासान है, आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस सामने वाले को चित करने में जुटी है। राजस्थान में सियासत का ये काल काला जरूर नजर आ रहा है। पहले कांग्रेस अपने विधायकों को पल्लू में छिपाते हुए घूमते नजर आई तो बीजेपी ने सवाल खड़े किए और कांग्रेस ने आरोप जड़े। अब बीजेपी ने भी कांग्रेस की तर्ज पर अपने विधायकों को राजस्थान से उड़ाकर गुजरात शिफ्ट कर दिया है। 2 चरणों में 20 विधायकों को राजस्थान से गुजरात भेज दिया गया है। 14 तारीख को विधानसभा होनी, उससे पहले बीजेपी ने भी अपने विधायकों को अहमदाबाद रवाना कर दिया है, गुजरात रवाना कर दिया है। इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट के बाहर में मौजूद हूँ, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इसी एयरपोर्ट से आज चार्टर विमान से 6 विधायक रवाना हुए हैं। उधर सरकार बचाने के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को अभी भी होटल में बंद कर रखा है और अब राजस्थान के 20 विधायक गुजरात पहुंच चुके हैं। ये कवायद सरकार बचाने की है या सरकार गिराने की, ये सवाल बड़ा है। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने वैसे ही आरोप जड़े हैं जैसे कांग्रेस ने बीजेपी के लिए चस्पा किए थे। कांग्रेस अब जिस हद पे उतरी आई है कि जो पार्टी बिला वजह 124(a) की देशद्रोह की धारा लगा दे सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता के नाम पे, उसी तर्ज पर एसओजी और एसीबी का भय दिखा के निर्दलीय और जो रीजनल पार्टीज के विधायक हैं उनको नैतिक रूप से दबाए, तो क्या भरोसा कि वो और भी ओछी हरकत पर नहीं उतरी है। तो हमने सतर्कता के तौर पर भी और उन लोगों को 3-4 दिन का समय था जब विधायक दल की बैठक होगी तब सब लोग हाजिर होंगे। कहा जा रहा है कि गुजरात पहुंचे बीजेपी विधायक सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। और अब रुक करते हैं रांची का जाके। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया है। एयर एशिया के जिस विमान को इंजीनियरों ने उड़ान के लिए रेडी बताया था उसमें दरअसल खराबी थी और यह खराबी एन उड़ान से पहले नजर आई, वरना बहुत कुछ हो सकता था, अनहोनी हो सकती थी। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह सलूक किया गया उसके बाद विमान यात्री आपे से बाहर हो गए। कोझिकोड विमान हादसे के अगले ही दिन रांची एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ उसने एयर एशिया के विमान के यात्रियों को बुरी तरह से डरा दिया। ऊपर से एयरपोर्ट पर इंतजाम देखने वालों की मनमानी, यात्री गुस्से से भर गए और देर तक हंगामा होता रहा।
रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एयर एशिया के विमान में बर्ड हिट की वजह से तकनीकी खराबी आ गई। इंजीनियर्स ने विमान की जांच की और उड़ान के लिए ओके भी कर दिया, लेकिन दोबारा उड़ान भरने के दौरान एक बार फिर एयर एशिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई और विमान को रोकना पड़ा। इसके बाद यात्रियों के मन में स्वाभाविक डर पैदा हुआ कि विमान को उड़ान के लिए हरी झंडी आखिर दी कैसे गई। टेक ऑफ सब चीज ओके था, कुछ था, अनाउंसमेंट हुआ, सब चीज जैसे टेक ऑफ के रनवे पे गई वैसे आवाज हुई कि अब लगता है क्रैश हो जाएगा। हम लोग बहुत ये हो गए। उसके बाद कुछ भी करके फिर उन्होंने दोबारा लेकर के आया, रिटर्न लेकर के आया। रिटर्न लाने के बाद 3 घंटे के बाद यहाँ बोलते नहीं 3 घंटे के बाद तस्वीरों से साफ है कि हालात को कैसे हैंडल किया जा रहा था। बावजूद इसके बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद शर्मा की ओर से ऑल इज वेल का दावा किया गया। जो भी डीजीसीए के नॉर्म्स होते हैं, चेक करने के बाद पायलट के साथ और इंजीनियर्स को चेक करने के बाद उनको इंजीनियर ने उसको सर्टिफाई किया कि ये जहाज जो है बिल्कुल सही है। हद तो तब हो गई जब सरेआम धक्का मुक्की करने के बावजूद CISF की ओर से दावा किया गया कि वे अपनी ड्यूटी कर रही हैं। आप बदतमीजी क्यों कर रही है? यात्री से हमारा काम किसी से बदतमीजी करना नहीं है। देश के कई राज्य इस वक्त ऐसे हैं जो भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। लाखों लोगों पर बाढ़ का असर हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने केरल के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पानी की ये आवाज रोंगटे खड़े कर देती है। तस्वीरें कर्नाटक के चिकमंगलूर की हैं, जहां तेज रफ्तार में बहता पानी कई गांवों में बर्बादी की दास्तान लिख चुका है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कर्नाटक में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिसकी वजह से मजबूरन प्रशासन को कई बड़े बांधों के दरवाजे खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद की तबाही का मंजर आपकी आंखों के सामने है। It's been a very challenging situation due to excessive rains and waterlogging. And people have been facing a lot of difficulty, landslides are happening. And government has swung into action and we are reaching out to all the affected people. कर्नाटक के कोडागु में लैंडस्लाइड की एक और घटना सामने आई। लैंडस्लाइड की वजह से छट्टारी से मदिकरी रोड पूरी तरह से टूट गया। Now I don't know how they are going to fix this road at all. I guess this must be a very old road, probably like late during the time of the British. That has been finished now. केरल में बारिश पहले से ही भारी तबाही मचा चुकी है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। केरल में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने केरल के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों से निचले इलाकों को खाली करने की अपील की है। तस्वीरें केरल की कोच्चि की है, जहां पेरियाल नदी ने कई गाँवों को अपनी चपेट में ले लिया और यहाँ लोग अपने बचे खुचे आशियाने को बचाने का संघर्ष करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में यूपी के दर्जन भर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। योगी सरकार के मंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बारूद की बात करने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की हालत है। थोड़ी सी बारिश में कराची पानी पानी हो गया। हालात इतने भयावह हुए कि शहर में 9 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में इमरान बाजवा की फौज के रहते पानी पानी है पाकिस्तान। पीएम इमरान खान के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली तस्वीर है ये। जो मुल्क अपने लोगों को बारिश से नहीं बचा सकता, वो बारूद से भारत को डराता है। जो अपने लोगों को गंदी और बजबजाती नालियों के पानी से निजात नहीं दिला सकता, वो परमाणु बम की गीदड़ भभकिया देता है। बेशर्मी की भी हद होती है। पाकिस्तान के पाप को ऊपर वाला भी माफ करने के मूड में नहीं है। कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, लेकिन पाकिस्तान के अच्छे पहलवान इस पानी को पार करने में फेल हैं। गिरते पड़ते लोगों को क्या पता था कि शुक्रवार की नमाज के बाद आसमान से आफत बरस पड़ेगी। जिस मुल्क के लोग सिर से पांव तक कीचड़ में सने रहे, बदबू मारते पानी में डूबते रहे, वहाँ के हुक्मरान पाकिस्तानियों की इस हालत पर कहकहे लगाते हैं। उन्हें फुर्सत कहाँ है चीन की गुलामी करने से। खाने को रोटी नहीं है, रहने को घर नहीं है और अब चलने को सड़क भी नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की हालत है। 2 रोज की बारिश में करंट लगने और दीगर हादसात में 9 अफराद जान बहक हो चुके हैं। न बिजली है न पानी है। पाकिस्तान का चरार फैसल एयरपोर्ट भी पानी में डूब रहा है। यूनिवर्सिटी रोड, KMC रोड, रियाकतबाद, FCTP, वीजर मेंशन और काला पुल के लोग कराहते रहे।
गोलियों और मिसाइल की धमकी देने वाले इमरान, पहले ये देख लो अपना पाकिस्तान, संभाल लो अपना मुल्क। बारिश ने पाकिस्तान की सूरत बिगाड़ दी। पाकिस्तान में अंधेर गर्दी का राज है और रही सही कसर बारिश में 100 से ज्यादा फूक गए फीडर ने पूरी कर दी। पश्चिम बंगाल में खुलेआम नफरत की सियासत हो रही है। इमाम एसोसिएशन ने एक लेटर जारी कर उन मुसलमानों को खुली धमकी दी जो आरएसएस से जुड़े या फिर जुड़ने की सोच रहे हैं। इमाम एसोसिएशन ने कहा कि जो मुसलमान आरएसएस से जुड़ेगा उसे और उसके परिवार को हदीस के अनुसार सजा दी जाएगी। तो ये अपने आप में हैरान करने वाला लेटर। श्रीनिवास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, जिस तरीके से इमाम एसोसिएशन ने ये लेटर लिखा, ये तो हैरान करने वाला है। आप ऐसे कैसे खुलेआम धमकियां दे सकते हैं? शुभांकर, देखिए, ये 2 पन्ने के लेटर में हर एक लाइन जो है वो विवादित है, लेकिन जो सबसे मुख्य बात इसमें लिखी गई है वो बात उन्होंने कुछ इस तरह लिखा है। हिंदुस्तान जैसे एक सेकुलर देश में जहाँ किसी को भी अपनी प्रोफेशन, अपना राजनीतिक आदर्श चुनने की आजादी है, वहाँ साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई भी मुसलमान आरएसएस या बीजेपी से जुड़ता है तो उसे हदीस के हिसाब से सजा दी जाएगी। और इतना ही नहीं, ये भी लिखा है इस लेटर में कि उस आदमी को सजा दी ही जाएगी, उसके परिवार को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं से ये पूरा लेटर जो है वो उकसाने वाला है। और साफ साफ उससे पहली लाइन में लिखा है कि इमाम एसोसिएशन जो है राम मंदिर निर्माण का विरोध करता है। तो एक सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की निश्चित तौर पर। लेकिन श्रीनिवास, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या ममता बनर्जी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई की है, इस पर नजर डाली? क्योंकि चुनाव भी है और उन पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो एक धर्म विशेष को लेकर थोड़ा प्रो रहती हैं। देखिए शुभांकर, अभी तक जहां तक कोई कार्रवाई की बात की है तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। और ममता बनर्जी पे ये भी आरोप लगा कि जब 5 तारीख था, जिस दिन श्री राम मंदिर का उद्घाटन शिलान्यास होना था, उस दिन पूरे बंगाल में लॉकडाउन लगा दिया गया था। और जिस तरह की एक तैयारी थी कि लोग घी के दिए जलाएंगे, आरती करेंगे, इन तमाम चीजों पे रोक लग गई। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरह श्रीनिवास कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश में आप ऐसा लेटर कैसे लिख सकते हैं? TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती, 44 करोड़ इंप्रेशंस, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। TV9 नेटवर्क,